नमस्कार। नमस्कार। आज हमारे पास है बिहार सरकार के शिक्षा विभाग का एक हालिया पत्र। जी। ये अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ की तरफ से है, 27 अगस्त 2025 का, और इसका पत्र संख्या है 64 गो। जी, और ये पत्र सीधा गया है बिहार के सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को, मतलब डीईओज को। हाँ, डीईओज को। तो लगता है कोई जरूरी निर्देश दिए जा रहे हैं। बिल्कुल, पत्र का टोन देखकर तो ऐसा ही लग रहा है। सही कहा। इसमें साफ लिखा है कि विभाग जो हर मंगलवार और शुक्रवार को वीसी मतलब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से बैठकें करता है ना, हाँ, करता है। तो उसमें जो निर्देश दिए गए थे उनका पालन ठीक से नहीं हो रहा। मतलब कुछ ढिलाई बरती जा रही है। अच्छा। खासकर 26 अगस्त की जो समीक्षा हुई उसमें कुछ जिलों में लापरवाही दिखी है। तो आज हम इसी पत्र को जरा खोलकर देखेंगे, हम्म। समझेंगे कि विभाग किन बातों पर तुरंत एक्शन चाहता है और क्यों। और सबसे मजेदार बात क्या? कि इन सब पर अमल करने के लिए सिर्फ 1 हफ्ते का टाइम दिया गया है। क्या बात कर रही हैं? 1 हफ्ता? ये तो वाकई बहुत कम समय है ना? इससे तो यही लगता है कि विभाग इन इश्यूज को लेकर बहुत सीरियस है और शायद ग्राउंड पर स्थिति ठीक नहीं है। शायद यही बात है। चलिए देखते हैं, पहला बड़ा निर्देश क्या है इसमें? हाँ, तो पहला जोर है स्कूलों में कम से कम कितने टीचर होने चाहिए इस पर। अच्छा, मिनिमम टीचर्स। हाँ, कहा गया है कि प्राइमरी स्कूलों में कम से कम 3 टीचर। 3। हम्म। और मिडिल स्कूलों में कम से कम 5 टीचर होने ही चाहिए। ये तो खैर काफी बुनियादी बात लगती है ना? बुनियादी तो है, बिल्कुल, लेकिन ये बात लिखकर कहने की जरूरत पड़ रही है, ये अपने आप में सोचने वाली बात है। सही कह रहे हैं। ये जो मिनिमम संख्या तय की है, शायद इसके पीछे 2 मकसद हो सकते हैं। एक तो भाई बच्चों को पढ़ाने के लिए टीचर हो, हाँ, और दूसरा शायद टीचर्स पर वर्कलोड बहुत ज्यादा ना हो। पर सवाल ये उठता है कि क्या अब तक कई स्कूलों में इससे भी कम टीचर थे? ये एक सवाल है। ये मिनिमम नंबर क्वालिटी एजुकेशन के लिए तो जरूरी है, पर क्या इतने टीचर्स हर जगह हैं या फिर अपॉइंटमेंट करनी पड़ेगी? अच्छा पॉइंट है। टीचर्स की उपलब्धता तो हमेशा से एक बड़ा मुद्दा रहा है। बिल्कुल। चलिए दूसरे निर्देश पर आते हैं। ये सीधे जुड़ा है टीचर्स की जेब से, सैलरी पेमेंट। हाँ, ये तो बहुत अहम है। इसमें कई तरह के टीचर्स का जिक्र है, जैसे जिनका ट्रांसफर हुआ है, और एलपीसी मतलब लास्ट पे सर्टिफिकेट। जी, एलपीसी के बिना सैलरी शुरू नहीं होती ट्रांसफर के बाद। हाँ, तो उसके कारण जिनका वेतन रुका है उनको पेमेंट करने को कहा है। फिर टीआरई 1, 2 और 3 यानी जो टीचर रिक्रूटमेंट एग्जाम हुए हैं, अच्छा, तीनों चरणों के। हाँ, उसमें पास हुए नए टीचर्स, हेडमास्टर्स, नए विशिष्ट शिक्षक और सक्षमता परीक्षा पास कर चुके शिक्षकों का वेतन भी तुरंत देने को कहा गया है। देखिए, वेतन का मुद्दा तो हमेशा ही बहुत सेंसिटिव होता है। बिल्कुल। ये सीधे सीधे टीचर के मोराल से जुड़ा है, उनके घर परिवार से, और फिर उनके काम करने के जज्बे से भी। हाँ, जाहिर है। और इसमें इतनी सारी अलग अलग कैटेगरीज के नाम लेना, टीआरई पास, नए नियुक्त, सक्षमता पास, ट्रांसफर वाले, ये क्या दिखाता है? क्या? यही कि पेमेंट में जो रुकावटें हैं वो किसी एक वजह से नहीं, बल्कि कई लेवल्स पे और कई तरह की भर्तियों में फंसी हुई थी शायद। ये तो गड़बड़ है। अक्सर होता क्या है कि बजट अलॉटमेंट की प्रक्रिया या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव कॉम्प्लेक्सिटीज की वजह से सैलरी में देर होती है। हाँ, ये तो होता है। तो ये सिर्फ निर्देश जारी करने से हल होगा या प्रोसेस सुधारना पड़ेगा, ये देखना होगा। 1 हफ्ते में ये सारी रुकावटें कैसे दूर होंगी, ये बड़ा सवाल है। बिल्कुल, ये महज निर्देश नहीं, एक बड़ी चुनौती लग रही है मुझे तो। सही कहा। अब आगे बढ़ते हैं। हाँ। तीसरा निर्देश है स्कूलों के रेगुलर इंस्पेक्शन का। अच्छा, निरीक्षण। हाँ, इसके लिए विभाग के एक पुराने पत्र का हवाला भी दिया है, पत्रांक 10 गो 20 फरवरी 2025 का, और जोर दिया है नियमित शब्द पर, मतलब रेगुलर। पुराने पत्र का हवाला, मतलब ये कोई नई बात नहीं है। लगता तो यही है, पहले भी कहा गया होगा पर शायद हुआ नहीं। हाँ, इंस्पेक्शन का मकसद तो यही होता है ना कि स्कूलों में पढ़ाई का लेवल देखो, नियम फॉलो हो रहे हैं या नहीं, और थोड़ी जवाबदेही तय हो। जी। अब नियमित पर जोर देने का मतलब है कि विभाग शायद चाहता है कि ये सिर्फ खाना पूर्ति ना हो, कि साल में एक आध बार हो गया बस। हाँ, कि लगातार होता रहे। बिल्कुल। लेकिन यहां फिर वही सवाल है, क्या इंस्पेक्शन करने वाले अधिकारियों के पास इतना टाइम और रिसोर्स है कि वो सच में नियमित इंस्पेक्शन कर पाए? ये भी है। और क्या ये इंस्पेक्शन सिर्फ हाजिरी चेक करने तक रहेगा या पढ़ाई की क्वालिटी पर भी ध्यान देंगे? ये तो खैर जमीनी हकीकत पर ही पता चलेगा। सही बात है। अब आते हैं चौथे पॉइंट पर। ये मुझे पर्सनली काफी दिलचस्प लगा। अच्छा, क्या है? ये जुड़ा है हेडक्वार्टर के कमांड एंड कंट्रोल सेंटर से
स्कूलों में बच्चों की हाजिरी की निगरानी से। ओहो, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल। हाँ बिल्कुल, साफ कहा है कि जो हेडमास्टर या इंचार्ज हेडमास्टर सेंटर से आने वाले फोन कॉल्स नहीं उठाते। अच्छा, कॉल आता है सेंटर से? लगता तो यही है। या फिर जब उनसे बच्चों की उपस्थिति वाली फोटो मांगी जाती है और वो अपलोड नहीं करते तो उन पर कार्रवाई होगी। ये तो पूरी तरह से टेक बेस्ड मॉनिटरिंग है। कमांड सेंटर, फोन कॉल्स, फोटो अपलोड, हाँ। ये सब सेंट्रलाइज्ड मॉनिटरिंग के तरीके हैं। इससे शायद मतलब अटेंडेंस में सुधार हो, ट्रांसपेरेंसी बढ़े। फायदे तो हैं। फायदे हैं, लेकिन इसके दूसरे पहलू भी देखने होंगे। क्या दूर दराज के स्कूलों में हमेशा इंटरनेट कनेक्टिविटी रहती है? हाँ, ये एक बड़ा सवाल है। स्मार्टफोन की उपलब्धता, और क्या ये हेडमास्टरों पर एक और एडमिनिस्ट्रेटिव बोझ नहीं डाल रहा है? ये भी सोचने वाली बात है। ये जो सेंट्रलाइज्ड मॉनिटरिंग का मॉडल है, ये पारदर्शिता तो ला सकता है, पर कहीं ये स्कूलों की अपनी ऑटोनॉमी को कम तो नहीं कर रहा। ये एक देखने वाली बात होगी। लेकिन हाँ, ये कदम निश्चित रूप से स्टूडेंट अटेंडेंस और शायद टीचर अटेंडेंस भी, इसको पक्का करने में टेक्नोलॉजी के बढ़ते इस्तेमाल और विभाग की सख्ती को दिखाता है। हाँ, टेक्नोलॉजी के फायदे और चुनौतियां दोनों साथ साथ चलती हैं। बिल्कुल। अब 5वां निर्देश देखते हैं। यह है ई शिक्षा कोश पोर्टल पर टीचर्स द्वारा दायर लंबित शिकायतों का निपटारा। ई शिक्षा कोश पोर्टल? हाँ, नाम से तो यही लगता है कि ये टीचर्स के लिए कोई ऑनलाइन कंप्लेंट दर्ज करने का प्लेटफॉर्म होगा। सही समझिए आप। किसी भी बड़े ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉइज की शिकायतों को सुनने और सुलझाने का एक इफेक्टिव सिस्टम होना बहुत जरूरी है। जी हाँ। तो ई शिक्षा कोश पोर्टल का होना तो अच्छी बात है। ये डिजिटलीकरण की तरफ एक कदम है। हाँ। लेकिन यहाँ जो चाबी है वो लंबित शब्द में छुपी है, पेंडिंग कंप्लेंट्स। अच्छा, मतलब शिकायतें पड़ी हुई हैं। हाँ, इसका मतलब है कि शिकायतें दर्ज तो हो रही हैं, पर उनका निपटारा टाइम पर नहीं हो पा रहा। बिल्कुल। और शिकायतें अगर अनसुनी रह जाएं तो फिर असंतोष बढ़ता है। बिल्कुल। ये निर्देश दिखाता है कि विभाग इस बैकलॉग को खत्म करना चाहता है। अब ये जानना दिलचस्प होगा कि ये शिकायतें किस तरह की हैं। क्या सैलरी, ट्रांसफर, प्रमोशन से जुड़ी हैं या फिर वर्किंग कंडीशन से? ये जानकारी तो इस पत्र में नहीं दी है, पर हाँ, मुद्दा बहुत जरूरी है ये। बिल्कुल। और अब छठा और आखिरी मुख्य निर्देश क्या है? ये है टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ के खिलाफ जो पेंडिंग पड़ी विभागीय कार्यवाहियां हैं उनको फाइनल करने से जुड़ा। अच्छा, डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग्स। हाँ, मतलब जो डिपार्टमेंटल इंक्वायरी वगैरह चल रही हैं उनको अंजाम तक पहुंचाना। हाँ, ये जो विभागीय कार्रवाई होती है, ये अक्सर अनुशासनहीनता, लापरवाही या नियमों के उल्लंघन के मामलों में होती हैं। जी। इनका सालों साल लटके रहना सिस्टम के लिए ठीक नहीं होता। एक तो संबंधित कर्मचारी पर तलवार लटके रहती है, हाँ, वो भी परेशान रहता है। और प्रशासन पर भी बोझ बना रहता है, कोई फैसला नहीं हो पाता। तो इन पेंडिंग मामलों को निपटाने का निर्देश एक तरह से एडमिनिस्ट्रेटिव क्लीन अप की कोशिश है। सिस्टम को साफ करना। हाँ, ताकि पुराने मामले खत्म हों और व्यवस्था आगे बढ़ सके। लेकिन यहाँ एक सवाल ये भी है कि क्या इन कार्यवाहियों को जल्दबाजी में निपटाने से कहीं न्याय प्रभावित तो नहीं होगा? ये संतुलन साधना जरूरी होगा। खैर, तो ये थे वो 6 मुख्य बिंदु। जी। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। पत्र में जो सबसे अहम बात है शायद वो ये है कि इन सभी पॉइंट्स पर हर हफ्ते 2 बार समीक्षा होगी। हर हफ्ते 2 बार, मंगलवार और शुक्रवार को? हाँ, हफ्ते में 2 बार समीक्षा। ये कुछ ज्यादा नहीं? ये फ्रीक्वेंसी बहुत कुछ कहती है। इसका सीधा मतलब है कि विभाग इन 6 मुद्दों को लेकर हद से ज्यादा गंभीर है। बिल्कुल, वो सिर्फ निर्देश देकर भूलना नहीं चाहता। बिल्कुल। लगातार समीक्षा का मतलब है निरंतर दबाव बनाए रखना। हाँ, प्रेशर रहेगा, ताकि जिला स्तर के जो अधिकारी हैं वो इन्हें प्रायोरिटी पर लें। ये एक तरह का माइक्रो मैनेजमेंट भी लग सकता है। हाँ, लग तो रहा है। लेकिन शायद विभाग को लगता है कि इसके बिना काम नहीं चलेगा। ये दिखाता है कि शायद पहले के जो निर्देश थे उनका पालन उतना संतोषजनक नहीं रहा है, इसीलिए अब इतनी कड़ी निगरानी की जरूरत पड़ रही है। हो सकता है। और एक और बात, इस पत्र की कॉपी भी बहुत सारे बड़े अधिकारियों को भेजी गई है। अच्छा, किस किस को? अरे लंबी लिस्ट है। विभाग के सचिव, विशेष सचिव, राज्य परियोजना निदेशक और भी कई निदेशक हैं। अपर सचिव, संयुक्त सचिव, मतलब पूरी हायरार्की को। बात रे, इतनी लंबी कॉपी लिस्टिंग? हाँ, इसका क्या मतलब निकाला जाए? देखिए, ये विस्तृत कॉपी लिस्टिंग दिखाती है कि ये निर्देश सिर्फ जिला शिक्षा पदाधिकारियों के लिए नहीं है, बल्कि पूरे शिक्षा विभाग के तंत्र को इसके बारे में पता है और शायद उनसे कोऑर्डिनेशन की उम्मीद की जा रही है। अच्छा। जब इतने सारे सीनियर अफसर लूप में होते हैं तो इसका मतलब है कि इन निर्देशों के पालन पर ऊपर से नीचे तक नजर रखी जाएगी। मतलब कोई ढिलाई बर्दाश्त नहीं? बिल्कुल, किसी भी स्तर पर ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ये मामले की गंभीरता और विभाग की मंशा को और पुख्ता करता है। तो अगर हम पूरी तस्वीर को एक साथ देखें जी,
तो ये पत्र बिहार शिक्षा विभाग की एक बड़ी कोशिश नजर आता है हाँ, है ना। एक तरफ वो स्कूलों की जो बेसिक जरूरतें हैं, जैसे कम से कम टीचर, टाइम पर सैलरी, वो पूरी करना चाहता है। हाँ बिल्कुल। दूसरी तरफ वो टेक्नोलॉजी और रेगुलर इंस्पेक्शन से मॉनिटरिंग और अकाउंटेबिलिटी बढ़ाना चाहता है। जी, जवाबदेही। और साथ ही वो जो पेंडिंग पड़ी शिकायतें हैं, विभागीय कार्यवाहियां हैं, उनको निपटाकर सिस्टम को साफ सुथरा भी करना चाहता है। सही। और ये सब कुछ करना है 1 हफ्ते के अंदर। हाँ। और लगातार निगरानी भी करनी है। बिल्कुल सही सारांश है आपका। ये एक मल्टी प्रोंग्ड अप्रोच है। रिसोर्स मैनेजमेंट, अकाउंटेबिलिटी और एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म, सब एक साथ। कि भाई क्लियर इंस्ट्रक्शन, सख्त टाइमलाइन और लगातार मॉनिटरिंग से ही सिस्टम को पटरी पर लाया जा सकता है। लेकिन क्या ये हो पाएगा? देखिए, इसकी सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि ग्राउंड लेवल पर इन निर्देशों का पालन कैसे होता है। हाँ। और क्या इसके लिए जरूरी संसाधन और इच्छा शक्ति, मतलब विल पावर, मौजूद हैं। ये तो है। कई बार क्या होता है कि ऐसे जो सघन प्रयास होते हैं वो शुरुआत में तो असर दिखाते हैं, पर उन्हें लंबे समय तक बनाए रखना एक बड़ी चुनौती होती है। ये तो समय ही बताएगा। बिल्कुल। लेकिन ये सब जानने के बाद एक सवाल मेरे मन में आ रहा है, और शायद हमारे श्रोताओं के मन में भी आए, क्या सवाल? कि आखिर ऐसी कौन सी गहरी या मतलब सिस्टमिक प्रॉब्लम्स हो सकती हैं कि शिक्षा विभाग के टॉप लेवल को इतने बेसिक मुद्दों के लिए, जैसे मिनिमम टीचर, टाइम पर सैलरी, इनके लिए इतने कड़े और बार बार दोहराए जाने वाले निर्देश जारी करने पड़ रहे हैं? ये बहुत वैलिड सवाल है। क्या ये सिर्फ संसाधनों की कमी है, या एडमिनिस्ट्रेटिव विल पावर की कमी है, या फिर सिस्टम में कहीं कोई गहरी जड़ता बैठी हुई है? ये तीनों का मिलाजुला असर भी हो सकता है। इसमें सोचना वाकई दिलचस्प है कि असल जड़ कहाँ है।